गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने चर्चा की थी बीए पार्ट द्वितीय का जो अपन भाग लेकर के चल रहे थे, उसमें अपन ने ब्रिटेन के संविधान का आगाज़ किया था और अपन ने चर्चा की थी कि ब्रिटेन के संविधान की जब अपन चर्चा करते हैं तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि उस राष्ट्र के संविधान की जो स्थिति है वो किन चरणों से उसका विकास हुआ। और इसके लिए अपन ने देखा था कि ब्रिटेन के संविधान में अपन ने सबसे पहले जो देखा था वो ये देखा था उसकी विकास के चरणों को लेकर के। और उस क्लास में अपन ने देखा था कि ब्रिटेन के संविधान के विकास की जब हम चरणों की चर्चा करते हैं तो विकास के चरणों को 6 भागों में बांटा गया था। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको मोटे तौर पर ये इतना बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो काल था जिसको एंग्लो सेक्सन काल कहा जाता है, जो 5वीं शताब्दी के बाद का जो काल था वहां से इसका आरंभ होता है। और उस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो घटना थी कि वहां पे एक तो राजतंत्र की स्थापना होती है और दूसरी जो चीज थी वो थी स्थानीय स्वशासन की स्थापना पे जोर दिया गया था। और एक और चीज थी कि वहां राजा का जो चयन था वो ब्रिटेनेमाज नामक एक सभा होती थी बुद्धिमानों की, उसके द्वारा राजा का चयन किया गया था। उसके बाद आपने देखा होगा दूसरा जो काल आया था नॉर्मल काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था पे ज्यादा जोर दिया गया था। एक जो 1215 का मैग्ना कार्टा का अधिकार पत्र जो घोषणा पत्र था वो उसकी महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद उसके संसद के उदय को अपन ने देखा था। इसके बाद जो तीसरा जो काल था प्लांट गेट नेट जो काल था, उस काल में अपन ने देखने का प्रयास भी किया था कि उस काल में संसद की शक्तियां जो थी उसमें अपने को वृद्धि दिखाई देती है और संसद इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि संसद राजा को भी अपराध सिंहासन से हटा सकती है। और उसका एक उदाहरण भी मैंने आपको दिया था 1327 का, जब संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एडवर्ड द्वितीय को राज सिंहासन से हटा दिया था। इसके बाद चौथा काल भी आया था, ट्यूडर काल था। ट्यूडर काल के अंदर संसद की शक्तियों में कमी आई थी और राजकीय शक्तियां जो थी वो पोप के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। इसके बाद अगला जो स्टुअर्ट काल था, स्टुअर्ट काल की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी आपके सामने कबाल का विकास अर्थात मंत्रिमंडल का विकास। और अंतिम जो उसका काल था वो था हैनोवर काल। और हैनोवर काल की जो विशेषताएं मैंने आपको बताई थी कि इस काल के अंदर प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय जो था वो अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए वो मंत्रिमंडल की बैठकों को अवॉइड करने लगा। ऐसी स्थिति में कबाल जो परामर्शदात्री संस्था थी अपने में से एक व्यक्ति को मुखिया के तौर पे चुना। और उस समय जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे रॉबर्ट वॉलपोल, जो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसी वहीं से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद का अभी वो जो विकास था वो हुआ था। तो इस प्रकार मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर ब्रिटेन के संविधान के विकास के चरण बताए थे। आज अपन चर्चा करेंगे ब्रिटेन के जो संविधान है उसकी विशेषताओं का। विशेषताओं को लेकर के अपन चर्चा करेंगे ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं क्या है। और विशेषताओं को मोटे तौर पे मैं आपके सामने बोर्ड पे एक चार्ट बना रहा हूं, आप भी साथ साथ बनाते रहिए। और जो भी शब्द आपके सामने आएंगे संविधान की विशेषताओं के जो भी बिंदु आपके सामने आएंगे, ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जिसके बारे में आपने सुना नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है अपने सामने तो अपने को अपने जो पूर्व की कक्षाओं में आपने जो भी अध्ययन किया है, चाहे वो भारत के संविधान को लेकर के किया है या अमेरिका के संविधान को लेकर के अध्ययन जो किया है, तो उनकी बेसिकली जो सामान्य विशेषताएं उनको भी आप यहाँ इनके साथ तुलना कर सकते हैं। तो उसी के आधार पे आप अपने इन विशेषताओं को जो है अपने सिलेबस के साथ और ज़्यादा जो है डिप में जा सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता अपन लेते हैं, तो ब्रिटेन के संविधान की सबसे पहली जो विशेषता थी वो है विकसित संविधान। नंबर 1, विकसित संविधान। अब देखिए, संविधान को मैंने प्रारंभ में जब एक वीडियो बनाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जब अपन संविधान की चर्चा करते हैं तो संविधान को 2 प्रकार से अपन देखते हैं, एक तो विकसित संविधान होता है, एक निर्मित संविधान होता है। यानी इसके जब अपन भाग देखते हैं विकसित और निर्मित, इन्हीं के आधार पे अपन इनको देखने का प्रयास करते हैं। विकसित का मतलब होता है जो समय के साथ विकास चरणों के आधार पे उसका विकास होता है, अर्थात एकाएक संविधान नहीं बना है, समय के साथ धीरे धीरे विकास क्रम के साथ उसका निर्माण हुआ है।
और निर्मित होता है जिसको एक निश्चित समय में एक निश्चित सभा के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान की सबसे पहली विशेषता है विकसित संविधान। इसका मतलब ब्रिटेन में एक निश्चित समय में एक निश्चित सभा के द्वारा संविधान का निर्माण नहीं किया गया। आपको यह ध्यान रखना है, संविधान के विभाजन जब अपन करते हैं तो संविधान एक विकसित और एक निर्मित होता है। विकसित विकास के आधार पे लंबे समय के दौरान इसका निर्माण होता है, और निर्मित जो होता है वो एक सीमित समय की जब हम चर्चा करते हैं उसमें एक निश्चित समय एक निश्चित संस्था के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। जैसे भारत की अपन चर्चा करते हैं तो भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा ने बनाया था। इससे पहले मैंने आपको अमेरिका का संविधान पढ़ाया था, तो अमेरिका के संविधान में आपके सामने कहीं पर भी विकसित शब्द नहीं आया था, निर्मित था। अमेरिका के संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। उस समय मैंने बताया था कि जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस थी उसके द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया था, तो वहां वो निर्मित था। ब्रिटेन का संविधान है ये विकसित है, इसका किसी निश्चित समय में निश्चित संस्था के द्वारा निश्चित सभा के द्वारा निर्माण नहीं किया है। ये समय के साथ इसका विकास हुआ है, एकाएक नहीं, एक बहुत लंबे समय टाइम पीरियड के अंदर इसका विकास हुआ है। इसलिए इसकी पहली विशेषता बनती है ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, अर्थात ब्रिटेन का संविधान किसी सभा किसी संस्था के द्वारा किसी निश्चित समय में इसका निर्माण नहीं किया गया है। यह संविधान जो है वो समय के साथ एक लंबे समय का कालक्रम जो है वो तय करते हुए इसका निर्माण हुआ है। तो इसकी पहली विशेषता हो गई विकसित संविधान। इसके अलावा अपन इसकी दूसरी विशेषता की चर्चा करते हैं तो अपन देखते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, इसमें भी मैंने बताया था संविधान दो प्रकार से देख सकते हैं, लिखित और अलिखित। अब यहां नाम क्या रहा है अलिखित, जबकि अमेरिका का संविधान आपने पढ़ा था वो क्या है लिखित। यानी लिखित का मतलब है संविधान लिखित रूप से उसका प्रारूप जो है वो दिखाई देता है, और अलिखित का मतलब होता है कि यहां संविधान की जो भी इसकी कार्य प्रणाली है वो लिखित रूप में नहीं है, अलिखित में। तो ब्रिटेन के संविधान में अलिखित माना जाता है, अर्थात संविधान जो है वो परंपराओं के आधार पर इसका संचालन किया जाता है। इन परंपराओं का कुछ भाग जो है वो लिखा हुआ है, बाकी अधिकांश भाग अलिखित है। परंपराओं के आधार पर ऐसी चीजें जो है वहाँ परंपराओं के तौर पे चलती हैं, और उन्हीं के अनुसार शासन की जो अन्य जो विधाएं हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो अलिखित संविधान हो गया जो परंपराओं के आधार पर शासन का कार्य किया जाता है। इसमें कुछ भाग वहां जरूर लिखा हुआ, ये नहीं है कि पूर्ण रूप से अलिखित है, लिखा हुआ भी है, लेकिन वो परंपराओं के आधार पर उन परंपराओं को लिखित रूप दिया गया है। लेकिन बेसिकली जो विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित माना जाता है, वो लिखा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार जैसे अपने अमेरिका के संविधान भारत के संविधान की जब अध्याय की अनुच्छेद की चर्चा करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान में इस प्रकार के कोई अनुच्छेद उसके अध्याय हमें दिखाई नहीं देते। तो यहाँ अलिखित संविधान की चर्चा की गई है। तीसरा जो आता है वो है एकात्मक संविधान। ये भी इसकी विशेषता बन जाती है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में जब मैंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आपको पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के तौर पे अपन जब शासन शक्तियों की चर्चा करते हैं तो एकात्मक और संघात्मक के तौर पे देखते हैं। एकात्मक में सारी शक्ति एक ही केंद्र में होती है, और संघात्मक में जो शक्तियां होती हैं उनका विभाजन होता है केंद्र और राज्य के मध्य। तो ब्रिटेन के संविधान की विशेषता एकात्मक शासन की स्थापना करता है। संविधान जो है वो एक केंद्रीय शासन की बात यहाँ पे करता है। केंद्रीय संविधान एकीकृत संविधान के तौर पे देखते हैं अपन इसको। एकात्मक केंद्र में जो संपूर्ण शक्तियां हैं वो एक ही केंद्र में है, उसी के द्वारा संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था है उसका संचालन किया जाता है। तो तीसरी इसकी जो विशेषता बन जाती है वो है एकात्मक। चौथी विशेषताओं की अपन चर्चा करते हैं तो चौथी विशेषता आती है लचीला संविधान। लचीला संविधान। अब देखिए जो शब्द आपके सामने बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं इन शब्दों को आप पहले भी सुन चुके हैं, इनकी जो प्रक्रिया है वो आप देख चुके हैं। अब देखिए लचीला,
इसमें भी मैंने बताया था, ये तो उसकी प्रकृति को लेकर के हो गया था, विकसित निर्मित निर्माण के आधार पे हो गया था। फिर अपन चर्चा करते हैं अलिखित और लिखित के तौर पे, और इसके बाद अपन इसकी चर्चा करते हैं कठोर और लचीले के तौर पे। तो यहां है लचीला, लचीले का मतलब यहां संशोधन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाता है, यानी ये लचीलापन जो है संविधान में वो उसके संशोधन की प्रक्रिया के तौर पे देखेंगे तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला है, अर्थात संसद जो है वो साधारण बहुमत से कोई भी कानून है वो बना सकती है, उसमें किसी दूसरे विशेष बहुमत की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अपन कठोर संविधान की चर्चा करते हैं तो कुछ संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो बहुमत है संविधान में संशोधन करने की जैसी प्रक्रिया की जो अपन चर्चा करते हैं तो वो है वो कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसमें केंद्र और राज्य की आपसी सहमति के आधार पर ही ब्रिटेन अमेरिका का संविधान अपन ने जब पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो जटिल है, उसमें राज्यों से भी उसमें क्या है राय ली जाती है, राज्यों का समर्थन भी लिया जाता है, तब जाकर के संविधान में संशोधन होता है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान लचीला है, अर्थात संसद साधारण बहुमत के द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, कैसा भी कानून वो बना सकती है। तो इस प्रकार के संविधान को अपन यहाँ देखते हैं तो वो है लचीला संविधान। इसके अलावा अपन इसकी अलग विशेषता देखते हैं, सीमित राजतंत्र। अब देखिए यहां राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, तो यहां देखिए अपन भारत की जब चर्चा करते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था भारत में शब्द कौन सा आता है, गणतंत्र, यानी कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है जो होता है वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है, वहां अपन कौन सी व्यवस्था मानते हैं, गणतंत्रीय व्यवस्था। जबकि यहां क्या है, राजतंत्र, और राजतंत्र में कौन सा पद आता है, राजा का पद आता है। ब्रिटेन के संविधान में आपको राजा का पद जो है वो दिखाई देगा, राजा या रानी जो भी है उस पद पे आसीन होते हैं, लेकिन यहां साथ में एक शब्द लगा हुआ है सीमित राजतंत्र। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि जो ये सीमित राजतंत्र की जो घटना है इसको अपन किस प्रकार से इसको स्पष्ट करेंगे। तो यहां सीमित का मतलब राजा की जो शक्तियां हैं उनको सीमित कर दिया गया है, राजा के पद को समाप्त नहीं किया गया है लेकिन राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। अब देखिए हम आपको घटना बताता हूं, जब अपन 1642 की चर्चा करते हैं उस समय जो गृह युद्ध हुआ था, उस समय उस गृह युद्ध के अंदर राजा की जो शक्तियां थी निरंकुश थी, असीमित थी। किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता था राजा, निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करता था, वो चाहे जैसा अनुसरण कर सकता था, किसी भी चीज को किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, इस क्रांति के बाद राजा की जो शक्तियां थी उन राजा की इन शक्तियों को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया। तो इस प्रकार आपको दिखाई देता है कि वहां क्या है, सीमित राजतंत्र है, राजा की शक्तियां निरंकुश नहीं है, राजा का पद जो है वो ब्रिटेन में बनाए रखा गया है, उसको समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन राजा की शक्तियों को 1688 के बाद सीमित कर दिया गया है गौरवपूर्ण क्रांति के बाद। अब राजा जो है वो संसद के द्वारा दी गई सलाह जो होती है मंत्रिमंडल के द्वारा उसी के आधार पर कार्य करता है, स्वयं किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेता है। संविधान के द्वारा शक्तियां जरूर राजा में निहित है शासन करने की, लेकिन व्यवहार में अपन आगे चल करके देखेंगे सिद्धांत और व्यवहार का जो सिद्धांत है वहां उसको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है तो मैं उस चीज को आपको वहां उसको क्लियर करवाऊंगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया सीमित राजतंत्र का मतलब राजा का पद तो है लेकिन राजा की शक्तियां जो है वो संसद के द्वारा क्या कर दी गई है, नियंत्रित कर दी गई हैं। तो इसका उदाहरण भी मैंने दे दिया, 1682 का गृह युद्ध जो हुआ था 42 का, उससे पहले राजा की शक्तियां निरंकुश थी, और 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी उसके बाद राजा की शक्तियां क्या हो गई है, सीमित हो गई हैं।
तो ये भी आप साथ साथ नोट कर लीजिए। मैंने 5 पॉइंट जो है वो आपके सामने यहाँ पे लिखवा दिया है। अब अपन छठे पॉइंट की चर्चा करते हैं। यहां देखिए, ब्रिटेन का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। अब वो किस आधार पे नहीं है वो देखिए। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यहां जो राजा और रानी जो है उसके संदर्भ में अपन देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में यह बात स्पष्ट है कि ब्रिटेन का सम्राट या सम्राज्ञी जो भी है उस पद पे आसीन होता है, उसको प्रोटेस्ट जो ईसाई है वो होना आवश्यक है। यानी राजा या रानी जो है इनको ईसाई, प्रोटेस्टेंट ईसाई होना आवश्यक है। यानी इसी धर्म संप्रदाय के लोग जो हैं वहां पे राजा या रानी बन सकते हैं। बाकी लोगों के पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो चाहे अपने धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन यहां धर्मनिरपेक्ष संविधान इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो राजा और रानी का जो पद है, राजा जो सर्वोच्च जो पद दिया गया है उस पे प्रोटेस्ट ईसाई ही राजा या रानी बन सकता है, ये वहां पे शर्त है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि वहां का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली, ये हो गया आपका 6 नंबर। 7 नंबर पे करवा देता हूं आपको यहां पे संसदीय शासन प्रणाली। अब देखिए, संसदीय शासन प्रणाली वहां पे पाई जाती है और आपको इस चीज का पहले से भी आपके पास इसका ज्ञान है, अपन ने पढ़ा भी था। संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसकी बात अपन ने पहले भी कर रही थी। लेकिन अब यहाँ देखिए, संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, यानी कि संसद की अपन जब चर्चा करते हैं तो संसद में जिस दल को बहुमत होता है वो क्या करता है, सरकार का निर्माण करता है। और जब तक सदन जो संसद जो है उसका विश्वास उस पर बना रहता है तब तक के लिए वो क्या करता है, अपनी सरकार अपने शासन का संचालन करता है। तो ब्रिटेन के अंदर संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं, आगे चल करके मैं आपको बता दूंगा। संसदीय शासन प्रणाली में यहाँ पे कार्यपालिका का दोहरा रूप जो होता है संसदीय शासन प्रणाली में, वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्रीय कार्यपालिका, इस प्रकार के अंतर भी वहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं कि इसकी विशेषताएं होती है संसदीय शासन प्रणाली की। और कार्यपालिका का निर्माण जो होता है वो व्यवस्थापिका से ही किया जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार का अंतर अपने को दिखाई नहीं देता है। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ पे कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है, इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी होती है। और कार्यपालिका अर्थात सरकार जो है, जब तक उसे व्यवस्थापिका के अंदर बहुमत जो है होता है वो सरकार का शासन का संचालन करती है, और जब तक उसका विश्वास बना रहता है व्यवस्थापिका का तब तक के लिए वो अपने शासन का संचालन करती है। जो निर्धारित अवधि होती है, जितनी अवधि के लिए सरकार का निर्माण किया गया है तब तक के लिए वो शासन करती है। तो ये अगली इसकी विशेषता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे की विशेषताएं बता देता हूं। अगली विशेषता आती है संसद की सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता है, संसद सर्वोच्च है। कानून निर्माण के लिए संसद को सर्वोच्चता दी गई है कि संसद जो है वो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसको संपन्न करती है, उस वही सर्वा मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है मिश्रित संविधान। ये महत्वपूर्ण है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं इस चीज के लिए, संसद की सर्वोच्चता वाला, ये महत्वपूर्ण आएगा अब यहाँ पे।
मिश्रित संविधान। ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब संविधान सर्वोच्च है, संसद की सर्वोच्चता का मतलब संसद सर्वोच्च। जबकि अपन अमेरिका के संविधान की चर्चा की थी तो वहां आया था संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, संसद की सर्वोच्चता है, संसद सर्वोच्च है, संसद से ऊपर कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा संपन्न की जाती है। मिश्रित संविधान की जब अपन चर्चा करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान में आपको देखो मैं यहाँ 2-3 शब्द लिखता हूं, वो चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे राजतंत्र, राजतंत्र की व्यवस्था में आपको राजा का पद दिखाई देता है कि नहीं देता है? देता है ना। दूसरा है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र को आप मान सकते हैं जो व्यवस्थापिका है उसका जो उच्च सदन है लॉर्ड सभा, ये उसका प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वो भी क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। उनका कुछ कैटेगरी जो होती है वो वंशानुगत चुनी जाती है। राजा जो होता है वो भी क्या होता है, वंशानुगत होता है। और इसके अलावा प्रजातंत्र के लक्षण, प्रजातंत्र में आपको कॉमन सभा दिखाई देगी। कॉमन सभा जो होती है वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को मिश्रित संविधान भी कहा जाता है। और मिश्रित संविधान में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र जो हैं उनके लक्षण दिखाई देते हैं। ब्रिटेन के अंदर कि राजतंत्र है, राजा है, लॉर्ड सभा है और जो कॉमन सभा है ये अलग अलग प्रतिनिधित्व करती है। जैसे राजा है, संविधान शासन करने की संपूर्ण शक्ति राजा को देता है, लेकिन व्यवहार में राजा उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। उन शक्तियों का प्रयोग जो होता है वो कॉमन सभा अर्थात अपन यहाँ सरकार की जो चर्चा करते हैं उसके द्वारा किया जाता है। कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व यहाँ लॉर्ड सभा करती है। यहाँ जो कुलीन वर्ग के जो लोग हैं आजीवन, जिनको पीयर कहा जाता है, वो वंशानुगत उनका चयन किया जाता है। उनकी अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं। इसके अलावा प्रजातंत्र जो कॉमन सभा है उसके अंदर जो सदस्य चुन करके आते हैं वो लोकतंत्रीय जो शासन प्रणाली है उसके आधार पर उनका चयन किया जाता है। और इसके बाद विधि का शासन, विधि का शासन यानी कानून का शासन है। कानून सबके लिए समान है। संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है इस कानून से ऊपर कोई नहीं है। या विधि का शासन का तात्पर्य यही होता है कि सभी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी जो होते हैं वो विधि के अधीन है। विधि सबके लिए क्या है, सम्मान है। और इसके अलावा जो इसकी विशेषता है वो अपन एक और देख लेते हैं यहाँ पे, सिद्धांत व व्यवहार। यानी सिद्धांत और व्यवहार की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर राजा को लेकर के अपन चर्चा करेंगे कि सिद्धांततः शासन की शक्तियां संविधान के द्वारा राजा को दी जाती हैं, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो देखिए ब्रिटेन के संविधान की जितनी भी विशेषता मैंने आपको बताई है इनमें कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है जो आपने पूर्व की कक्षाओं में उनका अध्ययन आपने नहीं किया है, आपके सामने नहीं है। बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में ये सवाल पूछा भी जाता है, कई बार आया हुआ है, ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कुल मिलाकर के आपके सामने जो 8-10 विशेषताएं मैंने आपको सामने बोर्ड पे लिखाई थी उन विशेषताओं को आप उनके शब्दों को समझने का प्रयास करें। और जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आए तो आप आसानी के साथ उत्तर दे सकते हैं। और फिर भी आपके सामने किसी प्रकार की चीज को समझने में आपको कभी भी कठिनाई हो रही है तो जब भी आपको अवसर मिले तो आप मेरे से संपर्क कर करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी की चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।